यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस प्लांट रिप्रोडक्शन में, जो कि है पॉलिनेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग रीजन में अभी तक क्रिएट किए। मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर में फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। अब इन मेल और फीमेल गैमीट को पास पास लाने का काम जो करता है, उसी प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। तो एक बार हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनेशन की सिंपल डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब एंथर डिहेसिस होगा, एंथर का रप्चर होगा, तो उस एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचेंगे और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को करवाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम पॉलिनेशन एजेंट या फिर पॉलिनेटर्स बोलते हैं। भाई पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल होता है, अपने आप तो वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा नहीं, तो उसको पहुंचाने के लिए कुछ पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेशन एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेशन एजेंट्स यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स, चाहे वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर कुछ लिविंग बीइंग्स, जैसे इंसेक्ट हो गया या फिर छोटे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करते हैं प्लांट टू प्लांट या फिर फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक। तो पॉलिनेशन एजेंट हमारे पास में एबायोटिक भी हो सकते हैं और दूसरा हो सकते हैं बायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास एयर आती है, हवा के थ्रू पोलन ग्रेन मूव कर सकते हैं, वाटर आता है, पानी के थ्रू मूवमेंट हो सकता है, या फिर बायोटिक यानी लिविंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स की मदद से, एनिमल्स की मदद से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना। अब ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, पॉलिनेशन एजेंट है, ये सारी चीज़ें समझने के पहले हम पॉलिनेशन को क्लासिफाई कैसे करते हैं। पॉलिनेशन को दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो क्लासिफिकेशन हम समझेंगे वो ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन और जो पिस्टिल के ऊपर में जाकर के वो लैंड कर रहा है, उन दोनों का जेनेटिक कंटेंट आपस में क्या सेम है या डिफरेंट है, इसके बिहाफ पर हम पॉलिनेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, हम पॉलिनेशन एजेंट के बेसिस पे, किस तरह का पॉलिनेटर वो यूज कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे भी पॉलिनेशन को क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम पॉलिनेशन का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन्स। टाइप ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स है उनका ओरिजिन क्या है, उनका जेनेटिक कंटेंट पिस्टिल के कंपैरिजन में किस तरह का है, इसके बिहाफ पे तीन तरह का पॉलिनेशन क्लासिफिकेशन पॉसिबल होता है। पहला होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी का सिंपल सा मतलब है, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एंथर है और उसके एंथर का डिहेसेंस होता है, उसका एंथर रप्चर करता है और उसके एंथर के रप्चर करने की वजह से जो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाए। मतलब कि यहाँ पर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी इसके पास में पिस्टिल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है, ये स्टेमन भी प्रेजेंट है। इसके एंथर्स की रप्चर होता है, रप्चर होने से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा या फिर पिस्टिल पर जाकर के लैंड कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अब क्योंकि यहां पर ऑटोगेमी हो रही है, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसा पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉसिबल है। ऐसा फ्लावर जिसके पास पिस्टिल और स्टिग्मा, पिस्टिल और जो स्टेमन है वो दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। अब ऑटोगेमी के अंदर में ध्यान से देखो तो क्या कोई, अगर हम जेनेटिक लेवल पर बात करें, अगर हम जेनेटिक कंटेंट के लेवल पर बात करें, तो जो पोलन ग्रेन्स का जेनेटिक मटेरियल है और जो स्टिग्मा का जेनेटिक मटेरियल है, पिस्टिल का जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो आप देख सकते हो भाई ये दोनों सेम प्लांट के सेम फ्लावर के पार्ट हैं, तो इन दोनों का जेनेटिक कंटेंट कैसा होगा? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा।
इसका मतलब जेनेटिक लेवल पर ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर हम जेनेटिक लेवल पर बात करें, जेनेटिकली बात करें, तो ऑटोगेमी क्या माना जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। जेनेटिक लेवल की बात के बाद में हमारे पास आता है फंक्शनल लेवल। अगर आप बाहरी तौर पर देखेंगे, एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को लैंड करने के लिए क्या किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। भाई दोनों पास पास में प्रेजेंट हैं, दोनों का मूवमेंट होता है जिससे दोनों आपस में अटैच होते हैं और पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली स्टिग्मा पे जाकर के चिपक जाते हैं। किसी बाहरी एक्सटर्नल एजेंट की तो यहां जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ऑटोगेमी के अंदर में नो एक्सटर्नल पॉलिनेटर नीडेड, नो एक्सटर्नल पॉलिनेटर नीडेड। अब क्योंकि एक्सटर्नल पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है तो इसको हम फंक्शनली भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर हम फंक्शनली तौर पर देखें, फंक्शनल तौर पे देखें तो उस कंडीशन में भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही काउंट किया जाएगा। ये क्या काउंट किया जाएगा? एज अ सेल्फ पॉलिनेशन काउंट किया जाता है। तो ऑटोगेमी चाहे हम जेनेटिक तौर पे बात करें, वहां पर भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है, मेल और फीमेल का जेनेटिक कंटेंट सेम है। फंक्शनल लेवल पर किसी भी एक्सटर्नल पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत नहीं है, तो फंक्शनल लेवल पर भी ये सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है। इसका मतलब ऑटोगेमी पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के फॉर्म में काउंट की जाती है। पूरी तरह से ये किसकी फॉर्म में काउंट की जाती है? सेल्फ पॉलिनेशन की फॉर्म में। ये पहला टाइप हो गया पॉलिनेशन का। दूसरा जो टाइप है दैट इज गिटनोगेमी, या फिर जिटनोगेमी भी बोलते हैं बच्चे इसको। गिटनोगेमी या फिर जीटनोगेमी। अब जीटनोगेमी के अंदर में एक ही प्लांट में मिलने वाले फ्लावर के एक ही प्लांट पर मिलने वाले दो फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर का एंथर रप्चर होता है, उसके पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं और उस पोलन ग्रेन जो निकले हैं वो उसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक प्लांट बना लेते हैं। ये एक प्लांट है, इसके ऊपर दो फ्लावर बना लेते हैं। ये फ्लावर नंबर 1 और ये फ्लावर नंबर 2। मान लो यहां पर हमारे पास ये पहला फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है और ये इसके इस स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इसके एंथर से इसी प्लांट पर मिलने वाले दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो इसको बुलाया जाता है गिटनोगेमी। गिटनोगेमी के अंदर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लांट तो सेम ही रहा, भाई प्लांट तो चेंज नहीं हो रहा। तो क्या जेनेटिक तौर पे ये सेल्फ पॉलिनेशन है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन है? भाई जेनेटिक तौर पे तो अभी भी चाहे हम इस फ्लावर की बात करें या इस फ्लावर की बात करें, ये एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं, दोनों का जेनेटिक कंटेंट सेम है। तो अगर हम जेनेटिक तौर पे बात करें, जेनेटिकली बात करें, तो ये अभी भी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन ही माना जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्लावर अलग अलग हैं, अब की बार जो फ्लावर हैं वो दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। जब दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट या फिर पॉलिनेटर की मदद लगने वाली है। मतलब अगर हम इसको फंक्शनल तौर पे देखें, फंक्शनली बात करें, तो उस कंडीशन में ये क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर काउंट किया जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि जब हम फंक्शनल तौर पे बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिनेटर, एक्सटर्नल एजेंट या फिर जिसको हम पॉलिनेटर बोल रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फंक्शनल तौर पे ये क्रॉस पॉलिनेशन है, देखने में क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर जेनेटिक तौर पे देखें तो दोनों का जेनेटिक कंटेंट मेल और फीमेल पार्ट का सेम है, इसीलिए ये जेनेटिक तौर पे अभी भी सेल्फ पॉलिनेशन कंसीडर किया जाता है। अच्छा, गिटनोगेमी के लिए हमारे पास में क्या फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो।
एक फ्लावर मेल फ्लावर हो और दूसरा फ्लावर फीमेल फ्लावर हो। तो यहां पे गिटनोगैमी किस तरह के प्लांट में पॉसिबल होती है? जो मोनोइशियस प्लांट होते हैं, जो मोनोइशियस प्लांट होते हैं। मोनोइशियस प्लांट का मतलब होता है कि जिसके पास मेल प्लस फीमेल पार्ट साथ में प्रेजेंट है, जिसके पास मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और एक ही प्लांट में फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो। मोनोइशियस कंडीशन खुद दो तरह की होती है। कुछ ऐसे मोनोइशियस प्लांट होते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब हमारे पास में एक प्लांट है, इसके कुछ फ्लावर जो हैं वो मेल की तरह काम करते हैं। मेल यानी इनके पास में स्टेमन है, ये जो सिंबल होता है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर कुछ ऐसे प्लांट फ्लावर होते हैं जो फीमेल की तरह काम करते हैं, ये जो सिंबल होता है वो फीमेल है। फीमेल फ्लावर का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा फ्लावर जिसके पास में पिस्टिल या फिर कार्पल प्रेजेंट है पर स्टेमन एब्सेंट है, और मेल फ्लावर का मतलब है एक ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टेमन प्रेजेंट है लेकिन पिस्टिल एब्सेंट है। तो ये हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन है जो मोनोइशियस प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या यहाँ पे गिटनोगैमी हो सकती है? बिल्कुल आराम से हो सकती है। इसका पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, गिटनोगैमी पॉसिबल हो गई। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर में भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाने वाले प्लांट के अंदर में भी सेम कंडीशन हो सकती है। ये भी एक मोनोइशियस प्लांट है, लेकिन इस मोनोइशियस प्लांट के अंदर जो फ्लावर बनते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं, यानी कि सारे फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे गिटनोगैमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाए या फिर इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, तो ये भी हमारे पास में गिटनोगैमी का केस होने वाला है। मतलब जो दोनों कंडीशंस मोनोइशियस प्लांट की होती हैं उनमें गिटनोगैमी पॉसिबल होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। अगर हम मोनोइशियस प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, ऐसे मोनोइशियस प्लांट जो कि अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर बनाते हैं लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, इसके एग्जाम्पल हैं कैस्टर, जो आपको याद रखने हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेज, इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें कुकुरबिटेसी फैमिली, जितने भी मेंबर कुकुरबिटेसी फैमिली या फिर गर्ड फैमिली जो होते हैं, लौकी, तोरी, खीरा, ये सब जो होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली, वो पूरी की पूरी मोनोइशियस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट इसी कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, जैसा हम ऑटोगेमी की बात करते हैं, इन दोनों में से ऑटोगेमी किस प्लांट में पॉसिबल हो पाएगी? भाई ऑटोगेमी में था कि एक ही फ्लावर के अंदर उसी का स्टेमन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करना चाहिए। क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन में ऑटोगेमी पॉसिबल होगी? नहीं। पर क्या बाइसेक्सुअल में ऑटोगेमी पॉसिबल है? बिल्कुल। इसका खुद का पोलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो वो ऑटोगेमी हो जाएगी, इसका खुद का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो वो ऑटोगेमी हो जाएगी। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी प्लस गिटनोगेमी दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइशियस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ गिटनोगेमी ही पॉसिबल है। लास्ट केस, लास्ट क्लासिफिकेशन जो ग्रुप है, टाइप है पॉलिनेशन का बेस्ड ऑन पोलन ग्रेन ओरिजिन के बिहाफ पे, उसका नाम है जीनोगेमी या फिर एलोगेमी। जीनोगेमी या फिर इसी को हम एलोगेमी भी बुलाते हैं। जीनोगेमी पूरी तरह से एक क्रॉस पॉलिनेशन है ना, जहां पर किसी दूसरे प्लांट का पोलन किसी एक अलग प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेगा तो उसको बोलते हैं जीनोगेमी। तो जब भी पॉलिनेशन टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो, टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो, तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। यहाँ पे हम दो प्लांट बना लेते हैं, यहाँ पे एक प्लांट नंबर 1, यहाँ पर दूसरा प्लांट है प्लांट 2। अगर इस दो अलग अलग प्लांट्स के पोलन ग्रेन से इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आकर के लैंड करता है तो इस कंडीशन को बुलाते हैं जीनोगेमी।
अब जीनोगैमी के अंदर में क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक का स्टिग्मा है और दूसरे का पोलन ग्रेन। क्योंकि दो अलग प्लांट्स हैं तो जेनेटिक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो पोलन का जो जेनेटिक कंटेंट होगा और स्टिग्मा का जो जेनेटिक कंटेंट होगा वो डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट का जेनेटिक कंटेंट डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको जेनेटिक तौर पे जेनेटिकली अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ना सिर्फ जेनेटिक तौर पे, क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन है, और हमने बताया था अगर अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसको पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट लगती है, तो इसको हम फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलेंगे। अगर हम फंक्शनली बात करें तो फंक्शनल केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। तो जेनेटिक तौर पे भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है और फंक्शनल तौर पे भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इसी वजह से जीनोगैमी को हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जीटनोगैमी में ऐसा नहीं था, जीटनोगैमी में फंक्शनल तौर पे वो क्रॉस पॉलिनेशन था, बट जेनेटिक लेवल पर वो अभी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, पर जीनोगैमी में वो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, जीनोगैमी किस तरह के प्लांट्स के अंदर हो सकता है? तो जीनोगैमी हर तरह के प्लांट में हो सकता है। मोनोइशियस प्लांट में भी हो सकता है और डायोइशियस प्लांट में भी हो सकता है। मोनोइशियस का मतलब है जहां पर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, और डायोइशियस जहां पे वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। मोनोइशियस केस में दो केसेस होते हैं, विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, ये हम फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है या उनमें से कहीं एक प्रेजेंट है। डायोइशियस प्लांट हमेशा 100% टाइम यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? 100% टाइम यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जो जीनोगैमी है वो हर तरह के प्लांट में हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें मोनोइशियस कंडीशन में, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, इधर मेल है, इधर फीमेल है, इधर मेल है और इधर हमने मेल बना दिया, ठीक है। दूसरा इसी का प्लांट है, यहां पे हम बिल्कुल सेम इसी को बना लेते हैं। दूसरा केस है हमारे पास, ओके ये हमने इधर बना दिया, इसको इधर बनाना था, ओके ये हो गया। अगर हम इस वाले केस की बात करें, ओके इसको हमें ये करना था, हाँ वो पहले ठीक था। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट है, ये मेल और ये फीमेल। दूसरा इसका काउंटर पार्ट है, वो भी ऐसा ही है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, कुछ फीमेल है और कुछ मेल है। तो क्या जीनोगैमी यहाँ दोनों केसेस में हो सकता है? बिल्कुल। इसका पोलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसका पोलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसका पोलन ग्रेन यहाँ दूसरे पे ट्रांसफर करना है। तो इन तीनों कंडीशन में जीनोगैमी हो सकती है। इस कंडीशन में भी जीनोगैमी हो सकती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे तो ट्रांसफर हो ही सकता है। यहां पर भी जीनोगैमी हो सकती है और यहां पे भी जीनोगैमी हो सकती है। मतलब जीनोगैमी मोनोइशियस और डायोइशियस कंडीशन दोनों में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब इसके कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं भाई। अगर हम इसके पॉइंट्स को लिखने जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम इजीली इसको कवर कर पाए। देखो, पॉलिनेशन के बिहाफ पे हम प्लांट्स को या फ्लावर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। हमारे पास पॉलिनेशन के हिसाब से
टोटल 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। पहले फ्लावर्स को हम बोलते हैं कैज़्मोगैमस फ्लावर या चेज़्मोगैमस फ्लावर भी बोला जाता है, इनको कई बार बच्चे बोलते हैं। चेज़्मोगैमस फ्लावर का मतलब है एक ऐसा फ्लावर जो पहले यंग स्टेज में एक बर्ड की स्टेज में देखने को मिलता है, यानी कि वो कली स्टेज में रहता है, बंद स्टेज में रहता है, और जब वो मैच्योर होता है तो वो ओपन हो जाता है। कैज़्मोगैमस फ्लावर स्टार्टिंग में बर्ड स्टेज में रहते हैं और जब ये एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये ओपन हो जाते हैं। इनको बोलते हैं कैज़्मोगैमस फ्लावर। दूसरे तरह के जो फ्लावर्स हैं दे आर क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर पूरी जिंदगी बर्ड स्टेज में ही निकाल देते हैं। ये अपने बर्ड स्टेज में रहते हैं और आगे भी कभी ओपन नहीं होते, आगे चल करके भी ये डू नॉट ओपन, ये कभी भी अपनी लाइफ में ओपन होते ही नहीं है। इसमें से ज्यादा कॉमन टाइप के जो फ्लावर हैं दे आर कैज़्मोगैमस फ्लावर। हमने जितने भी फ्लावर आपने देखे होंगे ज्यादातर वो कैज़्मोगैमस नॉर्मल फ्लावर होते हैं, लेकिन क्लिस्टोगैमस एक स्पेशल टाइप के फ्लावर होते हैं जो बर्ड स्टेज से कभी भी ओपन नहीं होते। क्योंकि कैज़्मोगैमस फ्लावर ओपन होते हैं तो इनका पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। दोनों तरह के पॉलिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है। इसी वजह से कैज़्मोगैमस फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल, दोनों हो सकते हैं। ये यूनिसेक्सुअल भी मिल जाते हैं और बाइसेक्सुअल भी मिल जाते हैं। इनके अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी तीनों पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये पूरी जिंदगी बंद कंडीशन में रहेगा। अगर ये पूरी जिंदगी बंद कंडीशन में है, बर्ड कंडीशन में है, तो कोई दूसरा पोलन ग्रेन, बाहर से कोई पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड कर ही नहीं सकता, तो इसमें पॉलिनेशन होगा कैसे? तो बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल कंपलसरी है कि नेचर में जितने भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये बर्ड स्टेज के अंदर ही पूरी लाइफ अपनी खत्म कर देते हैं, और बाइसेक्सुअल होने की वजह से इनका खुद का जो स्टेमन होता है, जो खुद का एंथर होता है, उसके पोलन ग्रेन्स निकल करके इसके खुद के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक बर्ड बना ले फ्लावर का, ये फ्लोरल बर्ड है, ये इसका पिस्टल है, फीमेल पार्ट है, और ये इसका मेल पार्ट है ना। अंदर ये भी ओपन नहीं होगा, ये कभी जिंदगी में ओपन नहीं होने वाला। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर जाता है, और लैंड करने के बाद में पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर इसका खुद का पोलन ग्रेन इसी के पिस्टल पर आकर लैंड कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनेशन हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कंपलसरी है, 100% टाइम सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। बाहर से को पोलन ग्रेन्स आने का कोई चांस ही नहीं है। जब वो ओपन ही नहीं होगा तो बाहर से पोलन ग्रेन आएगा कैसे? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं कि इन्हें किसी एक्सटर्नल पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस तरह के प्लांट में बनते हैं या फिर कहां पर बनते हैं ये हमें समझना होगा, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाने का फायदा क्या होता है वो भी हमें समझना होगा। 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिनिया। ये 3 फ्लावर हैं, 3 डिफरेंट प्लांट्स हैं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर का फायदा क्या है? इसको बनाने का क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जब भी कभी हार्मफुल कंडीशन या फिर प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस टाइम पर पॉलिनेशन हो पाना पॉसिबल नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर के पॉलिनेशन करे, इसमें डिफिकल्टी है। लेकिन क्या क्लिस्टोगैमस को फ्लावर को कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर का सबसे बड़ा फायदा है कि दे प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट। सीड सेट आगे चलकर तभी बनेगा जब एक बार पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। पॉलिनेशन कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद
सीड बनेगा। तो जब इनको एक्सटर्नल पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं है तो ये 100% टाइम सीड सेट प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे एक्सटर्नल एजेंट हो या एक्सटर्नल एजेंट ना हो। तो ये बेनिफिट होता है कि क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जनरेशन को आगे कंटिन्यू रखने में मदद करते हैं, उनको किसी बाहरी एजेंट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्या सिर्फ इसके फायदे ही हैं, क्या इसके नुकसान नहीं है? ये तो हमने यहाँ पे बेनिफिट बता दिया। अब हम इसके नुकसान की बात करें तो वेरिएशन कम डेवलप होगा। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन काम है वेरिएशन डेवलप करना, नई जनरेशन में न्यू चेंजेस लेकर के आना। पर अगर लगातार हर जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पा रहा है तो उसकी जो वेरिएशन आने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। तो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का नुकसान ये है कि ये वेरी लो डिग्री ऑफ वेरिएशन, बहुत ही कम वेरिएशन लेकर के आता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन काम ही है वेरिएशन को इंड्यूस करना। हमने यहां पर इसके फायदे और नुकसान दोनों देख लिए और हमने ये बताया कि भाई ये 3 अलग अलग प्लांट्स हैं जिनमें क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर बनता है। लेकिन याद रखो इन तीनों के अंदर क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के साथ में कैज़्मोगैमस फ्लावर भी बनता है। ये दोनों तरह के फ्लावर बनाते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर भी और कैज़्मोगैमस फ्लावर भी। जहां पे कैज़्मोगैमस फ्लावर इनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है, जेनेटिक्स इनकी जेनेटिक कंटेंट को मॉडिफाई करता है हर जनरेशन के साथ में। वहीं पर क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर अश्योर्ड सीड सेट प्रोवाइड करता है, मतलब चाहे पॉलिनेटर्स हो या ना हो, इस पर्टिकुलर प्लांट की न्यू जनरेशन डेवलप करने वाली है थ्रू क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। तो यहां पे हमें कैज़्मोगैमस फ्लावर भी देखने को मिलता है, कैज़्मोगैमस, और दूसरा क्लिस्ट्रोगैमस, दोनों देखने को मिलता है। ये वाला भी देखने को मिलता है और ये वाला भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन का क्लासिफिकेशन ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन्स या जेनेटिक कंटेंट के बिहाफ पे किया। अब हम किस तरह का एक्सटर्नल पॉलिनेटर एजेंट या पॉलिनेशन एजेंट किस टाइप का यूज होता है उसके बिहाफ पे पॉलिनेशन को क्लासिफाई करेंगे। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर, के बिहाफ पे। टोटल 2 तरह के पॉलिनेटर्स होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटर्स जिनमें नॉन लिविंग एयर और वाटर की मदद से पॉलिनेशन होने वाला है, और दूसरे बायोटिक पॉलिनेटर्स जिनमें लिविंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करें तो कुछ बेसिक बातों को लेकर के डिफरेंस है। एबायोटिक पॉलिनेशन में एयर या फिर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर यहां पर लिविंग एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल्स में भी जो सबसे कॉमन टाइप के पॉलिनेटर्स हैं दे आर इंसेक्ट। तो अगर हम सबसे कॉमन टाइप के पॉलिनेटर एनिमल्स की बात करें तो दे आर इंसेक्ट्स। दूसरा जो फर्क आता है इन दोनों में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसेक्ट को प्लांट की तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो जो प्लांट्स इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉलिनेटर, तो उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को ब्यूटीफुल फ्लावर बनाने पड़ते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेटर्स का इस्तेमाल करने के लिए जो फ्लावर यहाँ पे बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे? लार्ज साइज के बनेंगे, कलरफुल रहेंगे, ब्राइट रहेंगे, प्लस उनमें कुछ स्मेल देखने को मिलेगी, या तो फ्रेग्रेंट स्मेल देखने को मिलेगी या फिर फाउल स्मेल, खराब स्मेल देखने को मिलेगी, जिसकी तरफ जो बीज होती हैं और बीटल्स होते हैं वो खराब स्मेल की तरफ तो जाते हैं। तो स्मेल फ्रेग्रेंट भी हो सकती है और फाउल स्मेल भी हो सकती है, बेस्ड ऑन किस तरह का इंसेक्ट वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं फॉर पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर में अगर हम बात करें तो ऐसे फ्लावर को अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेट होंगे। तो यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं दे आर यूजुअली कलरलेस, स्मॉल एंड नो स्मेल। यहां पर किसी को भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा जो फर्क आता है पॉलिनेशन के सक्सेस रेट में।
अब एबायोटिक पॉलिनेशन बाय चांस होने वाला है, भाई हवा में पोलन ग्रेन्स गए तो वो उड़ गए, जरूरी नहीं है कि वो आगे चल करके सही पिस्टल पे जाके लैंड करें, या पिस्टल पे जाके लैंड भी करें, ये भी पॉसिबल एक चांस फैक्टर है। तो एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर में एक चांस फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। इसका मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट होने वाले हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स कभी भी स्टिग्मा पे लैंड ही नहीं करने वाले। तो यहां पर एक लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स वेस्टेड। जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे पोलन ग्रेन्स का परसेंटेज वेस्ट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम वेस्ट होता है। तो स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन वेस्टेड, क्योंकि इंसेक्ट को ट्रेन किया जा सकता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। नॉन लिविंग फैक्टर्स को अट्रैक्ट कैसे करोगे आप, है ना। इसीलिए ज्यादातर प्लांट्स आज के टाइम पर जो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो बायोटिक फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ही कम प्लांट्स यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये रेयरली कुछ प्लांट ग्रुप्स में देखने को मिलता है। जबकि कॉमन मेथड ऑफ पॉलिनेशन एजेंट कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स की फॉर्म में यूज होने वाले। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये हमें याद रख करके चलना है। अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं। पहले हम एबायोटिक पॉलिनेटर्स की बात करेंगे। एबायोटिक में भी वाटर एयर से स्टार्ट करेंगे, फिर वाटर पॉलिनेशन, और उसके बाद में बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट की फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। तो जो पहला हम स्टार्ट करेंगे, दे आर एबायोटिक पॉलिनेटर्स। एबायोटिक पॉलिनेटर्स अगर हम एबायोटिक पॉलिनेटर्स की बात करें तो एबायोटिक पॉलिनेटर्स में सबसे पहला फैक्टर है एयर। एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसका नाम होता है एनीमोफिली। एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है एनीमोफिली। एयर के थ्रू पॉलिनेशन वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा परसेंटेज प्लांट्स में देखने को मिलता है। ओवरऑल हमने बताया कि भाई एबायोटिक से ज्यादा बायोटिक होता है। एबायोटिक में खुद दो टाइप्स के पॉलिनेशन है, वाटर की मदद से या फिर एयर की मदद से। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, वाटर और एयर में, तो एयर पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मोर कॉमन मेथड देन वाटर। अगर हम वाटर के कंपैरिजन में बात करें तो वाटर तो बहुत ही कम प्लांट ग्रुप यूज करने वाले। अब ये फ्लावर्स जो होंगे उनमें कुछ अडेप्टेशन होती है, फ्लावर्स के अंदर में, उनके स्टिग्मा में, पोलन ग्रेन में, इन सब चीजों में कुछ अडेप्टेशन होती हैं। ये अडेप्टेशन एयर पॉलिनेशन में हेल्प करने वाली है। जैसे अगर हम कुछ अडेप्टेशंस की बात करें, तो यहां पे फ्लावर यूजुअली छोटे होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉलर। और जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, वो एक इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में, एक गुच्छे की फॉर्म में सबसे ऊपरी भाग पे प्लांट के लगे होते हैं। जैसे आपने अगर गेहूं देखा होगा तो गेहूं के जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो उसके ऊपरी भाग पे लगे होते हैं, इस तरह के सारे के सारे। तो फ्लावर्स क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, न्यूमरस फ्लावर, और सारे के सारे फ्लावर एक सिंगल इनफ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं, एक गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। और जनरली वो गुच्छा सबसे टिप वाले पोर्शन पे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, ताकि जब हवा चलेगी तो इजीली पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट और उसको ट्रैप किया जा सकता है। जो स्टेमन होगा या फिर जो एंथर होगा वो बहुत ही ज्यादा वेल एक्सपोज्ड होगा, वो खुले में प्रेजेंट होगा। खुले में इसलिए प्रेजेंट होगा कि जब विंड से मूवमेंट होगा एंथर का, स्टेमन का, तो पोलन ग्रेन्स हवा की मदद से जितना दूर हो सके उतना दूर जा सके। तो इसीलिए यहां पर जो एंथर होते हैं दे आर वेल एक्सपोज्ड, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं
हवा में, खुले हवा में प्रेजेंट होते हैं ताकि इजिली वो पोलन ग्रेन्स को हवा में डिस्पर्स कर सके। अगर हम पोलन ग्रेन की अडेप्टेशन की बात करें, अगर हम खुद पोलन ग्रेन के अडेप्टेशन की बात करें, तो पोलन ग्रेन ज़्यादा दूर तक हवा में तभी मूव कर सकता है जब वो नॉन स्टिकी नेचर का हो। अगर वो स्टिकी नेचर का होगा तो वो कहीं भी जाकर चिपक जाएगा, हवा के साथ आगे मूव नहीं करेगा। इसीलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं दे आर ऑलवेज नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी होने के साथ में दे आर लाइट वेट, बहुत ही हल्के साइज के होंगे। लाइट वेट होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा कि वो दूर तक मूव करेंगे, हवा की जब वो मूवमेंट के थ्रू बहुत दूर तक मूव कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। ये तो बात हो गई मेल प्लांट की, मेल पार्ट के अडेप्टेशन की। अगर फीमेल पार्ट के अडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पर जो स्टिग्मा होता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जाकर के लैंड करने वाले हैं, वो फेदरी नेचर का होता है। वो किस नेचर का होता है? फेदरी नेचर का। उसके अंदर में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और फेदर्स का काम है हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को इजिली कैप्चर करना, इजिली ट्रैप करना। तो यहाँ पे स्टिग्मा जो होते हैं वो फेदरी नेचर के होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भुट्टा या फिर कॉर्न कॉब। अगर आपने कॉर्न का ईयर देखा होगा, जो पूरा का पूरा एक भुट्टा होता है, ग्रीन कलर का ऐसा पोर्शन, उसमें आप ध्यान से देखना, जब वो आप उसको ओपन नहीं करेंगे तो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक साइड से, ऊपर की साइड से ऐसे निकल रहे होते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जानते हैं एक्चुअल में क्या है? ये दीज आर एक्चुअल में स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करने के लिए इतने बड़े हो रखे हैं, इतने फेदरी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इजीली हमें कॉर्न ईयर के अंदर में दिखाई पड़ जाता है। तो ये हो गया एयर पॉलिनेशन। अब एयर पॉलिनेशन कहां पर देखने को मिलता है, किन प्लांट्स के अंदर में एयर पॉलिनेशन देखने को मिलता है? एयर पॉलिनेशन ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली के अंदर सबसे कॉमन मोड है। तो अगर हम एयर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी मेंबर पोएसी फैमिली के हैं, पोएसी फैमिली यानी कि ग्रास फैमिली, वो ज्यादातर इसी मोड को फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज हमें याद रखना है कि यहां पे हर एक ओवरी में जो भी एयर पॉलिनेशन को फॉलो करते हैं, उनके हर एक ओवरी में, अगर हम एक सिंगल ओवरी की बात करें तो वहां पे एक सिंगल ओव्यूल दिखाई पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि भाई एक ओव्यूल को पॉलिनेट करने के लिए एक पोलन ग्रेन चाहिए। अब एक स्टिग्मा पर एक पोलन ग्रेन आकर के लैंड करे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी कम है? तो 2-3 आकर के इसी पोलन स्टिग्मा पर आकर के लैंड करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, उनके एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल हमेशा प्रेजेंट होता है, ताकि गलती से अगर एक पोलन ग्रेन भी उसके स्टिग्मा पर आ जाए तो उसका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके। तो ये कुछ बातें थी, कुछ अडेप्टेशंस थे फॉर विंड पॉलिनेशन, एनीमोफिली। विंड पॉलिनेशन के बाद सेकेंड टाइप का पॉलिनेशन है हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, पानी के थ्रू पॉलिनेशन, जिसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन खुद एक बहुत ही रेयर टाइप का पॉलिनेशन एजेंट है। जैसा हमने पहले भी बताया, अगर सारे पॉलिनेशन एजेंट की बात करें तो ओवरऑल भी हाइड्रोफिली सबसे लेस प्रिफर्ड पॉलिनेशन एजेंट है। आज के टाइम पे सिर्फ 30 जेनरा हैं ऑफ एंजियोस्पर्म, खाली 30 जीनस हैं एंजियोस्पर्म के जो वाटर को इस्तेमाल करते हैं। उसमें से भी जो 30 जेनरा है उनमें से ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं। डाइकॉट्स रेयरली इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन की मदद से। अब ये हाइड्रोफिली जो है ये खुद 2 तरह का होता है। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन खुद 2 तरह का होता है, एक एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एक होता है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब है जब पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमीट पानी की सरफेस के ऊपर होकर के जाए, जो पानी उसका मूवमेंट है मेल गैमीट का, पोलन ग्रेन का, वो पानी की सरफेस के थ्रू हो, ऊपर की तरफ हो। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है जब पानी की सरफेस के अंदर की तरफ से हो, पानी की सरफेस के नीचे पोलन ग्रेन का मूवमेंट हो, तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। स्टार्ट करेंगे हम एपीहाइड्रोफिली से।
एपीहाइड्रोफिली जैसा हमने नाम भी बताया, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस से, जिसमें एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया का हमें देखना है। ठीक है, वेलिस्नेरिया एक फ्रेश वाटर प्लांट है जो कि साफ पानी में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये वाटर की सरफेस है, वाटर लेवल, और ये सॉइल है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। वेलिस्नेरिया एक सबमर्ज्ड प्लांट है, मतलब जमीन पे ग्रो करता है, वो यहाँ पे वेलिस्नेरिया ग्रो कर रहा है, यहाँ पे दूसरा वेलिस्नेरिया ग्रो कर रहा है। याद रखना वेलिस्नेरिया एक डायोइशियस प्लांट है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। दोनों के अंदर जो फ्लावर का प्रोडक्शन टाइप है ना वो अलग होता है। अगर हम मेल फ्लावर की बात करें तो मेल अपने फ्लावर को बनाने के बाद उसको ऊपर छोड़ देता है और वो ऊपर जाकर के मेल फ्लावर वाटर सरफेस पे आ जाता है। तो ये मेल फ्लावर है जिसके पास स्टिग्मा स्टेमन प्रेजेंट है ये, और ये पानी की सरफेस पे प्रेजेंट है। वहीं पे अगर फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर एक स्टॉक के थ्रू, एक स्पाइरल स्टॉक होता है इस तरह का, एक घुमावदार स्टॉक होता है जिसको हम बोल रहे हैं स्पाइरल स्टॉक। इस स्पाइरल स्टॉक की लेंथ को प्लांट कंट्रोल कर सकता है। जब वो इसको लूज करेगा तो स्प्रिंग जो है वो लूज हो जाएंगी और ये फीमेल फ्लावर उसकी सरफेस पे चला जाएगा। ये इसका स्टिग्मा पोर्शन है। जब वो उसको स्पाइरल को क्लोज करेगा तो फ्लावर नीचे भी मूव कर सकता है, मतलब फ्लावर स्पाइरल की मदद से ऊपर और नीचे मूवमेंट कर सकता है। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये स्पाइरल करता है और फीमेल फ्लावर को सरफेस पे भेज देता है, और मेल फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर सरफेस के थ्रू मूव करता है पैसिवली। जैसे जैसे वाटर करंट जा रहा है वैसे वैसे ये फीमेल फ्लावर की तरफ मूव करता जाएगा, और फीमेल फ्लावर के पास आने पर पॉलिनेशन हो जाएगा, ये अपने पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर रिलीज कर देगा। क्योंकि सारा काम पानी की सरफेस पे हो रहा है, अंदर तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। ये कहां पर दिखाई पड़ रही है? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अलावा एक और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, हाइड्रीला। ये भी एक एंजियोस्पर्मिक एक्वेटिक प्लांट है जो एपीहाइड्रोफिली को फॉलो करता है। दूसरा बात आती है हाइपोहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है पानी की सरफेस के नीचे की तरफ से अगर पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो सेकंड जो केस है, बी केस जो है, दिस इज हाइपोहाइड्रोफिली। अगर हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सी ग्रास, जो समुद्री घास होती हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल हम लेंगे जोस्टेरा का। समुद्री घास जो होती हैं जोस्टेरा जैसे एक एग्जाम्पल है, उसमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है। ये समुद्री पानी में या फिर ओशंस में पाया जाता है। ये भी सबमर्ज्ड प्लांट है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट है, ये भी सॉइल है और ये भी सबमर्ज्ड प्लांट है। याद रखना जो जोस्टेरा है ये मोनोइशियस प्लांट है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे बनते हैं। ठीक है, तो ये मोनोइशियस है, ये डायोइशियस कंडीशन नहीं शो करता। लेकिन जब पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं तो मान लो ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है, ये अपना पोलन ग्रेन्स पानी में रिलीज कर देगा। इसका जो पोलन ग्रेन होगा वो रिबन शेप का होता है, ये इसका पोलन ग्रेन है जो कि रिबन शेप का है। अब पानी के अंदर आपको पता होगा वाटर करंट चलते हैं। पानी जो होता है ना, समुद्री पानी, वो स्टैटिक नहीं होता, वो रुका हुआ नहीं होता बिल्कुल, उसके अंदर वाटर करंट ऑपरेट कर रहे होते हैं। जहां जहां वाटर करंट मूव करते हैं ये भी पैसिवली वाटर करंट के थ्रू मूव करेगा और फाइनली इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर जाएगा। तो इस तरह से वाटर पॉलिनेशन में हाइपोहाइड्रोफिली में जोस्टेरा या फिर जो सी ग्रास होती हैं वहां पे पॉलिनेशन हाइपोहाइड्रोफिली की मदद से होता है। अगर अडेप्टेशन की बात करें, हाइड्रोफिलिक अडेप्टेशंस की बात करें, तो इसका एक बहुत कॉमन अडेप्टेशन है कि इनके पोलन ग्रेन्स म्यूसिलेजिनस कोटिंग से कवर होते हैं।
जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर में एक म्यूसिलेज कोट होता है। ये म्यूसिलेजिनस कोट पोलन ग्रेन को गीला होने से और खराब होने से बचाता है। ये किससे प्रिवेंट करता है? पोलन ग्रेन को बचाता है फ्रॉम वेटिंग। पोलन ग्रेन गीला ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है म्यूसिलेज कवरिंग। तो ये हो गए हमारे पास में हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट के बाद में दूसरे जो पॉलिनेशन एजेंट हैं जो ज्यादा कॉमन, ज्यादा टिपिकल पॉलिनेशन एजेंट हैं, दे आर बायोटिक पॉलिनेटर्स। बायोटिक पॉलिनेटर्स की मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम जूफिली भी बोलते हैं। जू का मतलब है एनिमल्स, एनिमल्स की मदद से पॉलिनेशन। जूफिली के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो सबसे कॉमन टाइप के एनिमल्स हैं दे आर इंसेक्ट्स। अगर हम एनिमल्स में भी देखें तो सबसे कॉमन टाइप के कौन से एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? दे आर इंसेक्ट्स। और अगर इंसेक्ट्स में भी आपसे पूछा जाए सबसे कॉमन इंसेक्ट्स या ओवरऑल अगर एक स्पीसीज का नाम आपसे पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन जो एनिमल है, जो इंसेक्ट है, दैट इज हनी बी। पूरे पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा परसेंटेज हनी बी के कंधों पर इसका जिम्मेदारी है। हनी बी इतना ज्यादा अडेप्ट हो चुकी है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए कि जो वर्कर हनी बीज होती हैं, आपको पता होगा हनी बीज भी कई टाइप्स की होती हैं उसकी कॉलोनी में, जो वर्कर हनी बीज होती हैं उनके हाइंड लेग्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है जिसका नाम है पोलन बास्केट। जो वर्कर हनी बीज होती हैं उनके हाइंड लेग में, पीछे वाले लेग में एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है जिसका नाम है पोलन बास्केट। उसका स्पेशल काम है पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना ताकि पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव कर सके। तो हनी बी ओवरऑल सबसे बड़ा पॉलिनेशन कंट्रीब्यूटर है हमारे नेचर का। हनी बी के एक्सटेंशन से आपने सुना भी होगा, बहुत सारे मीम्स में आता है कि अगर हनी बी का एक्सटेंशन हो जाए तो हमारा पूरा एग्रीकल्चर ठप हो जाएगा, हमारा पूरा फूड प्रोडक्शन तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि हनी बीज इतना ज़्यादा पॉलिनेशन करती हैं कि प्लांट प्रोडक्शन बहुत हद तक इनके ऊपर में डिपेंडेंट। अब ये जो पॉलिनेशन एजेंट हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके बिहाफ पे कुछ नाम है स्पेसिफिक। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई इस एनिमल का इस्तेमाल करके पॉलिनेशन जब होगा तो उस पॉलिनेशन का क्या स्पेसिफिक नाम होता है। तो हमें एक एक करके सबका नाम याद रखना है, जिसमें पहला है इंसेक्ट पॉलिनेशन। अगर हम जर्नल इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में एंटेमोफिली कहलाता है, एंटेमोफिली कहलाएगा। अगर हम एंट की बात करें कि स्पेसिफिक इंसेक्ट है एंट, चींटियों की मदद से अगर पॉलिनेशन होता है तो इसका नाम होता है मिरमैकोफिली, मिरमैकोफिली। अगर हम स्नेल की बात करें, स्लग्स की बात करें, जो हमारे पास स्नेल होते हैं, स्लग्स होते हैं, उनकी मदद से अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं मेलैकोफिली, मेलैकोफिली। अगर बैट की मदद से, चमगादड़ की मदद से जो रात में पॉलिनेशन करते हैं, बैट की मदद से पॉलिनेशन होता है, देन इट इज कायरेप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, कुछ स्पेसिफिक नाम है। बर्ड्स की बात करें तो ऑर्निथोफिली, बर्ड्स का नाम भी हम ऑर्निथो से लेते हैं, ऑर्निथोफिली। अगर बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन होता है तो इसको हम ये कह करके बुलाते हैं। स्नेक या रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक पॉलिनेशन को बुलाया जाता है ओफियोफिली। ओफियो का मतलब होता है स्नेक, ओफियोफिली। एक और रेप्टाइल है लिजर्ड्स, जो गार्डन लिजर्ड्स होती हैं, जो ट्री लिजर्ड्स होती हैं, वो कई बार पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो लिजर्ड्स की मदद से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसका नाम होता है सौरोफिली, इसका नाम हो जाता है सौरोफिली। इन सब के अलावा कुछ छोटे रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, बंदर भी हो गए, छोटे जो पेड़ों पर रहते हैं, उनकी मदद से भी पॉलिनेशन कई बार देखने को मिलता है। तो कुछ मैमल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास में बैट तो हो ही गया, पर छोटे मोटे रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गई, गिलहरी हो गई और बंदर हो गए, ये भी
पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स, जो हमने डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटर्स की बात की है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे बात की। अब एक बहुत कॉमन अडेप्टेशन है, अगर बायोटिक पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और पॉलिनेशन अचीव करना है किसी प्लांट को, तो उस प्लांट को स्पेशल अट्रैक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ना सिर्फ उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको कुछ रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा, क्योंकि भैया उसको अट्रैक्ट करके आपने रिवॉर्ड नहीं दिया तो वो इंसेक्ट अगली बार आपके पास में आएगा ही नहीं, पॉलिनेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो वो बार बार आपके पास में, प्लांट के पास में वापस आए, उसके लिए जरूरी है कि प्लांट उसको कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करे। तो बायोटिक पॉलिनेशन के अंदर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, अपनी तरफ क्या करना है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। इसके लिए फ्लावर कई सारे डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है स्मेल और दूसरा होता है विजुअल मेथड। स्मेल प्लस विजुअल मेथड। विजुअल मेथड में बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे ज़्यादातर फ्लावर्स अगर आप देखेंगे तो वो ब्राइट कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनके पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट कलरफुल बिग पेटल्स होते हैं, ताकि वो कलर के बिहाफ पे अपनी तरफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके। स्मेल की बात करें तो स्मेल हमारे पास में दो तरह की हो सकती है, या तो हमारे पास फ्रेग्रेंट स्मेल होगी, स्वीट स्मेल होगी। ज़्यादातर फ्लावर्स स्वीट स्मेल करते हैं, पर क्या सारे फ्लावर्स स्वीट स्मेल करते हैं? जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो फाउल स्मेल करते हैं, जो फाउल स्मेल करते हैं। फाउल स्मेल वाले जनरली वो होते हैं जिनको बीटल्स या फिर बीज जो गंदी जगहों पर पाई जाती हैं, ऐसे इंसेक्ट को अगर अट्रैक्ट करना है तो फाउल स्मेल की जरूरत पड़ेगी। जो बीटल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो फ्लाइज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मक्खियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एटसेट्रा। इसके दो एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, रेफ्लेसिया एंड एमोर्फोफेलस। फोफेलस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं। रेफ्लेसिया जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर है, धरती का सबसे बड़ा, अगर डायमीटर की बात करें तो लार्जेस्ट फ्लावर है। वही एमोर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर है। ये फ्लावर ही लगभग 4-5 फीट का होता है, बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है। तो दोनों में फाउल स्मेल के थ्रू बीटल्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, कुछ स्पेशल अडेप्टेशन भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें नाइट के टाइम पर जो फ्लावर ब्लूम करते हैं। भाई नाइट के टाइम पर जो भी फ्लावर ब्लूम करेगा वो कलर तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि नाइट के टाइम पे कलर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसे फ्लावर जनरली वाइट कलर के होते हैं, इनमें कलर का कोई रोल नहीं होता पॉलिनेशन या फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। यहां पर स्मेल का काम हो सकता है या फिर किसी दूसरे मैकेनिज्म का काम होगा। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स को पॉलिनेट करने का काम होता है मॉथ का या फिर बैट का। अगर हम बैट की बात करें तो वो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, या जो मॉथ होते हैं, पतंगे जिनको हम बोलते हैं, जो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो भी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहे होते हैं। ये बात हो गई अट्रैक्शन की। भाई पर अट्रैक्शन से काम नहीं बनेगा। इंसेक्ट एक बार तो अट्रैक्ट होकर के बेवकूफ़ बन के फ्लावर के पास आ जाएगा, पर एक बार बुलाने से काम नहीं बनेगा। उसको दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी विजिट को, उसको इंश्योर करने के लिए कि वो दोबारा भी फ्लावर की तरफ जाए, कुछ रिवॉर्ड देना पड़ता है प्लांट्स को। अब वो रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में देंगे वो समझने वाले हैं। तो जो सेकंड अडेप्टेशन बायोटिक पॉलिनेशन में हमें रखना पड़ेगा, दैट इज रिवॉर्ड। दैट इज रिवॉर्ड। ज्यादातर प्लांट्स ये रिवॉर्ड खाने की फॉर्म में देते हैं। भाई इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा और बदले में वो प्लांट क्या करेगा, उसको, वो फ्लावर क्या करेगा, उसको खाना प्रोवाइड करेगा। तो रिवॉर्ड जो होता है वो मोस्ट कॉमन की अगर हम बात करें तो फूड एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। फूड में भी फ्लावर का जो जूस होता है, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, ये सबसे कॉमन टाइप का रिवॉर्ड है। कुछ फ्लावर साथ में इनको पोलन ग्रेन्स भी दे सकते हैं या फिर पोलन भी प्रोवाइड कर सकते हैं खाने के लिए, लेकिन जो मेन अगर देखा जाए एक, तो वो नेक्टर माना जाएगा।
ये बहुत ही कॉमन टाइप के रिवॉर्ड हैं जो ज्यादातर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। पर क्या यही रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ अलग प्लांट्स होते हैं, कुछ अलग फ्लावर्स होते हैं जिन्होंने अपने अंदर डिफरेंट टाइप के रिवॉर्ड्स देने की कैपेसिटी डेवलप की है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम पोलन रॉबर्स भी बोलते हैं। भाई सारे इंसेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, सारे इंसेक्ट्स नेक्टर और पोलन खाने के बाद में प्लांट का काम नहीं करते, पॉलिनेशन नहीं करते। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो नेक्टर और पोलन को तो खा लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, अपना बेनिफिट तो कर लेते हैं, बट जब प्लांट को रेसिप्रोकेट करने की बात आती है, प्लांट का बेनिफिट करने की बात आती है, पॉलिनेशन करने की बात आती है, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वो नहीं करते। ऐसे इंसेक्ट्स को बोला जाता है पोलन रॉबर्स, जो नो पॉलिनेशन बट यूज रिवॉर्ड, जो खाना तो खा लेते हैं, रिवॉर्ड तो ले लेते हैं, बट पॉलिनेशन नहीं करते। ठीक है। अब फूड के अलावा दूसरे टाइप का जो कॉमन रिवॉर्ड है वो है सेफ एग लेइंग स्पेस। एग लेइंग स्पेस, कई बार इंसेक्ट्स को अपने अंडों देने के लिए फीमेल इंसेक्ट्स को जगह तलाशनी पड़ती है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स के एग्स होते हैं उनको कोई भी फीड कर सकता है। उनको डैमेज से बचाने के लिए वो एक पर्टिकुलर स्पेस को सर्च करती है। तो प्रॉपर अगर उसको एक सेफ एग लेइंग स्पेस फ्लावर प्रोवाइड कर देता है, अपने फ्लावर के अंदर या फिर ओवरी की कैविटी के अंदर में अपने एग्स वो रिलीज कर सकती है, तो इंसेक्ट्स का बेनिफिट हो जाएगा और एनी प्लांट का भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट उसको पॉलिनेशन करके दे देगा। तो सेफ एग लेइंग स्पेस हमें कई सारे प्लांट और इंसेक्ट एसोसिएशन में दिखाई पड़ते हैं। इसको बोला जाता है प्लांट इंसेक्ट एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक इसलिए क्योंकि दोनों का फायदा होगा। अभी हम बताएंगे दोनों को क्या फायदा है। प्लांट को पॉलिनेशन मिलेगा और इंसेक्ट को एग लेइंग स्पेस मिल जाएगी। ये इतना ज्यादा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है कि कई सारे प्लांट्स ने स्ट्रिक्ट 1-to-1 स्पीसीज इंटरेक्शन डेवलप कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाई पड़ेंगे जहां पे स्पीसीज 1-to-1 इंटरेक्शन दिखाई पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज है जिसको पॉलिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज है, कोई दूसरा इंसेक्ट स्पीसीज उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं टाइट 1-to-1 स्पीसीज इंटरेक्शन। ये आगे चल के हम इकोलॉजी में भी म्यूचुअलिज्म रिलेशन में बहुत अच्छे से कवर करते हैं। यहां पे हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोनुबा मॉथ। प्रोनुबा मॉथ जिसको यूका मॉथ भी बोलते हैं, और इसका एसोसिएशन यूका प्लांट के फ्लावर्स के साथ में होता है। यूका प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसको, और यहां पे हमारे पास में प्रोनुबा मॉथ है। प्रोनुबा मॉथ की जो फीमेल होती है उसके पास में हाइंड साइड पे ओवीपोजिटर होता है। ओवीपोजिटर जो एग लेइंग इंजेक्शन टाइप होता है, वो अपने ओवीपोजिटर की मदद से जो ओवरियन लॉक्यूल है, जो ओवरी की कैविटी है, ओवरियन लॉक्यूल है, उसमें डायरेक्टली अपने एग्स को रिलीज कर सकती है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है फिग एंड फिग वास्प। फिग एंड फिग वास्प एक ऐसा वास्प जो नाम पड़ गया है फिग वास्प, और वो किसको पॉलिनेट करता है? ऑब्वियसली फिग प्लांट को पॉलिनेट करता है। यहां पर फिग प्लांट का जो इनफ्लोरेसेंस होता है, एक स्पेशल टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है, उसके अंदर फिग वास्प जाकर के एग ले करता है। ये वाला क्वेश्चन अभी नीट 2025 में आया भी था। इसको हम बहुत अच्छे से क्लियरली कवर करेंगे इकोलॉजी वाले टॉपिक में। तीसरा इसका एग्जांपल एमोर्फोफेलस प्लांट है। एमोर्फोफेलस जो कि सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है, और इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट करने के लिए ये फाउल स्मेल का इस्तेमाल करता है। एक बार जब इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो इनको भी, इंसेक्ट्स को भी एग लेइंग स्पेस प्रोवाइड करता है, सेफ एग लेइंग स्पेस ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये कुछ हमारे पास में पॉलिनेशन के क्लासिफिकेशन और टाइप्स थे जो हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम
आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करवाता है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है।